किसी के पास कुछ मजबूरियां होती हैं तो किसी के कुछ सपने होते हैं, और इसी उधेड़बुन में कभी उसे उस शहर को, उन गलियों को, उन चौराहों को छोड़ना पड़ता है जिसे वो ताउम्र अपने साथ रखना चाहता हो। बहुत सोचने और विचारने और परामर्श के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा कि दिल्ली इस मामले में बेहतर होगा। तो इस तरह मेरा दिल्ली आना हुआ। कोशिश करें। और फिर तो मैं आया तो बेसिकली अपने उस सपने को पूरा करने ही था दिल्ली, लेकिन मुझे लगा कि अभी कुछ इस, जैसे कहते हैं कि एक घर बनाने में कई पेंचें होती हैं, और ये सब, तो मुझे लगा कि पढ़ाई भी इसके लिए ज़रूरी है। तो औपचारिक तौर पर मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की। आप अपने शब्दों को दूसरे के शब्द, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा लगे सुनने में, आपके वाक्य में ज़्यादा सुपाच्य लगे, उसे इस्तेमाल करना तो आप बिल्कुल कीजिए। भाषा उससे उन्नति होती है और बेहतर होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मेरे, अगर किसी दार्शनिक से प्रभावित होने की बात है तो एक पड़ाव ने मुझे उस ओर अगर खींचने की कोशिश की थी तो वो ओशो थे, और उसके बाद तो मैं पहाड़ों के नीचे जो दरिया बहता है कलकल, उसके पानी में भी मुझे दर्शन और दार्शनिक नज़र आता है। मैं उससे भी कुछ सीखता हूँ, उससे भी कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। बर्फबारी आज के दौर में जैसा लोकतंत्र है वो एक प्रक्रियागत साधन के तौर पर रह गया है, अवधारणा तो ख़त्म लोकतंत्र की, मेरा ये मानना है। तो ये एहसास तो शुरू दिन से ही रहा कि इस संघर्ष के सफ़र में मैं अकेला हूँ। लेकिन जैसा है सफ़र में आप चलते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, आपका दायरा बढ़ता जाता है। जीवन का मर्म यही है कि इस सफ़र में मनुष्यता के नाते हमसे कोई ऐसी चीज़ न हो जिसका हमें कभी अपने अंतिम दिनों में पछतावा हो, और अगर कोई मेरे साथ कुछ कर दे तो ये सोचकर आगे बढ़ते जाना है कि उस पर मेरा नियंत्रण नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल होता है जिसके वो हकदार रहे हैं या जिसकी चाहत उनको रही है। हर किसी की ज़िंदगी का नज़रिया अलग है, उनका सफ़रनामा अलग है, और उनके दामन में जो हासिल है वो अलग है। लेकिन अगर हम किसी की ज़िंदगी के सफ़रनामे से कुछ प्रेरक चीज़ें अपने लिए हासिल कर पाएँ तो वो हमें सुकून ही नहीं बल्कि हमें आगे पहुंचाने में, अपनी मंजिल तक ले जाने में हमारी मदद भी करे। तो मित्रों, आइए मैं AR मिश्रा आपको मिलवाता हूं रईस अहमद जी से, जिनकी पत्रकारिता में ही नहीं बल्कि साहित्य और कला के दृश्य और श्रव्य विधाओं में भी अच्छी दखल रही है, और आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद अनिल जी। कैसे अपने शहर, अपने गांव को छोड़ के आपको दिल्ली आना पड़ा? देखिए अनिल जी, अपने जन्म स्थल को आप इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। किसी के पास कुछ मजबूरियां होती हैं तो किसी के कुछ सपने होते हैं, और इसी उधेड़बुन में कभी उसे उस शहर को, उन गलियों को, उन चौराहों को छोड़ना पड़ता है जिसे वो ताउम्र अपने साथ रखना चाहता हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई शौक में ही अपनी जगह को छोड़ दिया हो। जी जी। मुझे लगा उस वक्त मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो बड़े लघु स्तर पे चीज़ें चल रही थी, और जो गिने चुने कुछ एक पत्रकार थे जिनसे मैं परामर्श लेता था, उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं नहीं जानता हूं कि मेरे में कितनी क्षमता थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो और तुम्हें अच्छा करना चाहिए, और इसलिए तुम्हें इस जगह को छोड़कर किसी ऐसे शहर की ओर रुख करना चाहिए जहां तुम्हारी पत्रकारिता को परवाज मिल सके और तुम कुछ कर सको। तो उस वक्त तो मेरी मनोदशा ऐसी थी कि जो हमारे इस क्षेत्र के पुरोधा थे वहाँ, उनका ये परामर्श मुझे लगा कि एक आदेश भी है, और मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, पत्रकारिता के लिए जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए एक
आदेश की तरह है, तो मुझे निकलना ही है। तो अंततः मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस शहर को छोड़ के जाना होगा और एक ऐसे शहर की तलाश करनी होगी जहाँ मेरे सपने को कुछ पर मिल सके। बहुत सोचने और विचारने और परामर्श के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा कि दिल्ली इस मामले में बेहतर होगा। तो इस तरह मेरा दिल्ली आना हुआ और फिर तो दिल्ली से उस नए सफ़र की शुरुआत होती है। अब आपने कहा कि कैसी स्थिति में उस शहर को छोड़ना पड़ा था, तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पत्रकारिता मेरी शुरू हुई और उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत मुझे इस शहर में आना पड़ा। और ये मेरा ख्याल है कि 3 दशकों से पहले 3 दशक तो बीत ही चुके हैं जी। मुझे इस शहर में आए। मूलतः आप किस शहर से जुड़े रहे? मेरी पैदाइश झारखंड, जो अब एक अलग राज्य है, पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो अविभाजित बिहार में मेरी पैदाइश हुई थी। बोकारो इस्पात नगर वो स्थान था जो अब झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन उस राज्य की एक विशेषता ये रही कि जहाँ बिहार में कई चीज़ें जड़वत थी, वहाँ झारखंड में मुझे ऐसा लगा कि झारखंड में चीज़ें आपको काफ़ी उस दौर में भी आपको सीखने को, आपको समझने को, दुनिया को समझ, एक तो वो बहुत प्राकृतिक और रमणीक जगह है। हर तरह के लोग थे बोकारो इस्पात नगर में, अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, इस्पात नगरी में नौकरी करते थे सब। तो एक कल्चर का सांस्कृतिक तौर पर भी काफ़ी समृद्ध संस्कृति थी उस शहर की। उस शहर की प्रकृति भी अलग तरह की थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और वो बोकारो इस्पात नगरी ही है जिसने शायद मुझे आज मैं जहाँ भी जो भी थोड़ा बहुत अर्जित कर पाया हूँ, उस बोकारो इस्पात नगरी की वजह से ही कर पाया। दिल्ली में आकर के आपने शुरुआती शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाया कि सीधा सीधा पत्रकारिता की तरफ ही? देखिए, मन में तो दिल्ली आने के पीछे जो सबब था वो अपने इस सपने को आगे बढ़ाना ही था। लेकिन सपनों के साथ, जैसे कहा जाता है कि सिर्फ रुचि या किसी विषय के प्रति आपकी पसंद ही मायने नहीं रखती है। और बहुत बड़े जो काउंसलर्स भी जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं उसे सिर्फ ये मत कहो कि वो अपनी रुचि का काम करें, उन्हें ये कहो कि उस रुचि में अपने आप को मापने का भी काम करें। अगर आपको लगता है कि उस रुचि के अनुसार आप में हुनर है, आप उस रुचि को के साथ करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं, तो ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मैं आया तो बेसिकली अपने उस सपने को पूरा करने ही था दिल्ली। लेकिन मुझे लगा कि अभी कुछ इस, जैसे कहते हैं कि एक घर बनाने में कई पेंचें होती हैं और ये सब, तो मुझे लगा कि पढ़ाई भी इसके लिए ज़रूरी है। तो औपचारिक तौर पर मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की और उस दौर में बड़ा आसान होता था पत्रकारिता के जो क्लासेस होते थे या जो डिग्रियां होती थी उसमें दाखिला पाना। अब के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रतिद्वंदिता हो गई है और काफ़ी प्रतियोगी माहौल हो गया है। लेकिन उस वक्त बड़ी आसानी से मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में दाखिला मिल गया और मैंने वहाँ से पढ़ाई की शुरुआत की। उस पढ़ाई से और लोगों से मिलते जुलते, इस क्षेत्र में रहते सीखते, धीरे धीरे अपने इस हुनर को ऐसा बनाने की कोशिश की ताकि मेरे सपने और ये हुनर दोनों एक पटरी पे आ जाएं, तो शायद मुझे कुछ सफलता मिले। और ये सफ़र तब से अब तक अनवरत जारी है। शुरू के दिनों में जैसा आमतौर पे हर पत्रकार के साथ होता है कि वो प्रिंट मीडिया के मोह से बंधा रहता है, आपके साथ भी यही था? जाहिर है, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं बहुत अच्छे संस्थान से पढ़ के निकला, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम भी किया मैंने और काम के दौरान मुझे उनकी सराहना भी मिली। तो वक्त जब आया कि टीवी पत्रकारिता का उभार हो रहा था, वो मेरी आंखों के सामने था।
उस वक्त आज तक एक चैनल होता था जो सिर्फ दूरदर्शन पे आधे घंटे का प्रोग्राम आया करता था। वो चैनल बाद में 24 घंटे का चैनल हो गया अलग से। इसके अलावा इंडिया टीवी जो आजकल है रजत शर्मा का, वो भी शुरू हो रहा था। सहारा भी अपने शुरुआती दौर में था। बेसिकली उस वक्त जो टीवी मीडिया था उसमें कुछ प्रोडक्शन हाउस थे जो एंटरटेनमेंट चैनल में कुछ देर के लिए न्यूज़ और व्यूज़ के कार्यक्रम आते थे, लेकिन बिल्कुल 24 घंटे का चैनल की शुरुआत मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, और उससे काफ़ी पहले मैं प्रिंट मीडिया में था। तो मेरे कई वरिष्ठों ने मुझे सलाह भी दी कि इस ओर आ जाओ, लेकिन मैं उस वक्त ये देखता था कि आप किसी से सिर्फ माइक लगा के किसी खबर को, आप जब सड़क पे जाते हैं, आप कोई खबर करते हैं, तो आप माइक लगा के सिर्फ इतना पूछते हैं आपको कैसा लगा, कहाँ गए। तो मुझे लगा कि इसमें फिर है क्या करने को कलात्मक, या मतलब इसमें कौन सी पत्रकारिता मैं कर लूँगा, क्योंकि लिखने पढ़ने की रुचि रही थी। और जो मैंने आपको कहा कि शुरुआती दिनों में जो सराहना मिली, वो सराहना इसलिए मिलती थी कि लोग कहते थे कि मैं एक हिंदी भाषी छात्र हूँ। कायदे से भारत में जो मुस्लिम्स फैमिली हैं उनको लोग समझते हैं कि इनकी मातृभाषा हिंदू है, वो उर्दू है, जो अमूमन होता नहीं है। मोस्टली अगर आप बिल्कुल घेटोज़ वाले मुस्लिम इलाकों में चले जाएं तो उन्हीं की मातृभाषा या जो घर में बोली जाने वाली भाषा होगी वो उर्दू होगी, वरना मोस्टली जो शहरों में कस्बों में लोग रहते हैं वो हिंदी ही बोला करते हैं। तो मुझे सराहना मिलती थी कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है मुझे। हालांकि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदी की बहुत बचपन से बहुत हिंदी की पढ़ाई मैंने नहीं की थी, लेकिन एक समय आके हिंदी से मुझे प्रेम हो गया, और प्रेम इतना गहरा होता गया कि मैं हिंदी की हर विधा की चीज़ों को पढ़ने में रुचि लेने लगा, लिखने में उस विधा में कुछ न कुछ कलम चलाने की अपनी उत्कंठा को व्यक्त भी करने लगा और कार्य भी करने लगा। कविताएं भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी। ये अलग बात है कि कई बार प्रकाशक उसे लाल निशान लगा कर मुझे वापस कर दिया करते थे कि इसमें बहुत गलतियां हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि वो गलतियां दरअसल कुछ वर्तनी की गलतियां होती थी, व्याकरणीय अशुद्धियां होती थी, उनको मेरा लहजा पसंद आता था। तो जब धीरे धीरे मैंने व्याकरणीय अशुद्धियों को ख़त्म किया तो लहजा भी अच्छा हो गया, और व्याकरण की कोई अशुद्धि ना होती थी तो लोग और ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि नहीं तुम्हारा बहुत बढ़िया लगता है, आपको पढ़ता हूँ तो आपके लिखने का तरीका अलग होता है। तो इस तरह हिंदी पत्रकारिता में आया और प्रिंट में ही आया, और अब चूँकि लिखने पढ़ने का शौक़ रहा तो प्रिंट से इतर टीवी मीडिया में हमेशा यही महसूस होता रहा कि शायद इसमें कुछ करके दिखाने को है नहीं। लोकप्रियता मिल सकती है, आपके चेहरे को लोग पहचान सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और प्रिंट मीडिया में ऐसा लगता था कि यहाँ मैं भी संतुष्ट होता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ मुझे संतोष मिलता है, मैं अपनी गलतियों को तुरंत देख भी पाता हूँ, समझ पाता हूँ, पढ़ता हूँ, वो एक आर्काइवल किस्म की चीज़ हो जाती है। तो उस प्रिंट मीडिया से मोह को फिर कभी त्याग नहीं पाया। आज के दौर में भी जब मेरी आपसे बात हो रही है, हम लोग एक डिजिटल मंच के लिए बातचीत कर रहे हैं। ये सही बात है कि मौजूदा दौर में डिजिटल माध्यमों का बहुत प्रवेश हो चुका है, मीडिया से लेकर हर तरह की चीज़ों में, और करना भी चाहिए। हर नई चीज़ को स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे आप हर चीज़ नई चीज़ों को अपनाइए, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, जो आपके पुरानी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। उनको लेके चल सकें, सामंजस्य बिठा के चल सकें तो वो बेहतर होगा। और मैं एक बात यहाँ कहना भी चाहूँगा कि आपने अभी इंट्रो में बिना किसी टीपी के इतना बढ़िया आपने बोला, ये अमूमन डिजिटल में होता भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी जो कलात्मकता दिखती है टीवी मीडिया या डिजिटल मंचों पे, उसके पीछे आप शायद दर्शक को मालूम भी न हो कि उसके पीछे बहुत खेल होता है जी। वो पूरी स्क्रिप्ट सामने लिखी होती है, वो स्क्रीन पे आती है और उसे देख के पढ़ा जाता है।
एक्सटेम्पोर बोलने की आदत शायद अब के दौर के पत्रकारों में बहुत कम रह गया है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रिंट मीडिया की महत्ता भी मुझे वक्त के साथ ऐसा नहीं कि मैं उसकी रौ में बह जाऊं, मुझे लगता है कि आज के दौर में और प्रिंट माध्यम वाली चीज़ों या उसके प्रति जो प्रेम है उसको बचा के रखना ज़रूरी है। तो अभी तक मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, कोशिश करता हूं सामंजस्य बिठाने की, लेकिन उससे दुराव तो संभव अब नहीं। स्वाभाविक है। लेकिन पहली रचना जो आपकी प्रकाशित हुई और उसका खुमार कुछ अलग ही होता है, तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसे कहावत भी है कि पहले प्रेम को कोई कभी भूल नहीं पाता है। तो पत्रकारिता तो मेरा पहला प्रेम ही था, और उस पहले प्रेम में भी जो पहली घटना या पहला लम्हा होता है वो बड़ा याद होता है कि पहली बार आपका नाम कहीं छपा हो। मैं उस वक्त बोकारो में ही था और एक अखबार आया करता था, प्रभात खबर, जिससे बाद में मेरा बहुत गहरा जुड़ाव हुआ। लेकिन अब आपको शुरुआती बात बता रहा हूँ, जब पहली बार नाम देखा अपना, प्रभात खबर में लघु कथा प्रतियोगिता करके रविवार के दिन एक प्रतियोगिता आया करती थी। उसमें लोग लघु कथाएं भेजते थे और जिनकी लघु कथाएं चयनित होती थी उनकी तस्वीरों के साथ, उनके नाम और पते के साथ वो छपती थी। तो मैं अक्सर पढ़ता था लोगों की लघु कथाएं, तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत कलम मैं भी चला सकता हूँ ऐसी कथा लिखने के लिए। तो पहले मैंने देखा कि 10-12 अंक निकाले और देखा कि कैसी लघु कथा को पुरस्कृत किया गया है। तो एक आइडिया मिला कि मतलब इतना साइज़ होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, थोड़ी समझ बनी। तो मैंने भी एक लघु कथा अपने जो दिमाग में आया वो लिख डाली और भेज दिया मैंने। और सौभाग्य मेरा कि जब अगले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते वो परिणाम आया करता था, तो एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते का अखबार देखने के लिए मैं लगता है कि 2 हफ्ते सोया ही नहीं ढंग से। मुझे लगता था कि जल्दी से वो दिन आ जाए कि मैं देखूं कि मेरी चीज़ को उन्होंने चयनित होने लायक माना कि नहीं, पुरस्कृत करने के लायक माना कि नहीं। और मेरी हैरत रही कि जब एक रविवार के बाद दूसरे रविवार को मैं स्टॉल से जाकर उस वक्त मेरे घर में आज अखबार आता था, प्रभात खबर हर रोज़ नहीं आता था। हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। हमारे पिता आज हिंदी अखबार पढ़ा करते थे और अंग्रेजी का एक अखबार पढ़ा करते थे, लेकिन वो प्रभात खबर में लाता था। वो दरअसल माना जाता था कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को प्रभात खबर ज़्यादा पढ़ते थे, या एक सेक्शन था उसको पढ़ने वाले। जब मैं लेकर आया, मैंने उस स्टॉल पे देखा भी नहीं कि उस खोल कर के उसमें, मैंने कहा तसल्ली से घर जाके देखूंगा। जब घर गया तो मेरा मानना ये था कि ये सांत्वना पुरस्कार में पीछे जो सिर्फ नाम दिए होते उसमें कहीं मेरा हो सकता है कि नाम होगा। वो फ़ोटो वाले 3 में तो मैंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा कुछ होगा। लेकिन मैंने जैसे ही खोला, मेरी नज़र मेरी अपनी तस्वीर पे पड़ गई और मैंने देखा कि मेरी रचना को द्वितीय पुरस्कार मिला। तो ये, और मेरा नाम, मेरा पूरा पता, मेरी तस्वीर, तो मैं क्या कहूँ, वो क्षण आज भी याद आता है। और देखिए, मैंने आपको इस उम्र में बहुत लोगों की पुरानी यादें धुंधली होती जाती है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल याद रहता है कि उस दिन ये भी याद है मुझे कि मेरे घर में छोला और पूरी बनी थी, ये तक याद है। मतलब ये किसी लम्हे, जब कोई लम्हा आपके मन मस्तिष्क में बहुत गहरी छाप बना के जुड़ जाता है, तो उसके साथ कई और चीज़ें भी जुड़ जाती है। अब उस दिन मैंने क्या पहना था, क्या खाया था, वो तक मुझे याद है। उसके बाद की कई सारी चीज़ें भूल गया। तो आपने कहा कि वो पहला प्रेम और पहले प्रेम की वो खुशनुमा याद, वो आज भी रगों में बसी हुई है, और जब भी याद आता है तो बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून सा महसूस होता है। पत्रकारिता या साहित्य या सृजन की इस दुनिया से जो भी जुड़े होते हैं, उनमें देखा जाता है कि एक खास माइंडसेट उनका बन जाता है। जाहिर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
दरअसल सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, कला की हर विधा के साथ ये बात कही जाती है कि कला में रुचि रखने वाला व्यक्ति सोच के स्तर से भी अलग होता है। उसमें संवेदनाएं बहुत अधिक होती है। वो चीज़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाला होता है। उसे किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकता है। तो बेसिक जो आपने कहा कि वो अलग तरह की जो बात आपने कही, वो मेरा मानना है कि वो संवेदना है और किसी कला से जुड़ाव, और वो जुड़ाव अगर प्रेम की हद तक हो तो मेरा मानना है कि वो आप बिल्कुल अलग हो ही जाते हैं। और ये अच्छी बात है। एक इंसान और अन्य निर्जीव चीज़ों में अंतर तो यही है, संवेदनाओं और जान क्या है? जान संवेदना ही है। वरना लोग कहते हैं ना कि जैसे कभी किसी की मौत हो जाती है, नहीं रोते तो कहता है जड़ हो गया, इसमें कुछ जज्बात नहीं है। इसका मतलब ये तो समाज स्वीकार करता है कि संवेदना नहीं है तो आप मरे हुए के समान। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि कला आपको संवेदन शून्य नहीं होने देती, वो आप में संवेदना को बचाए रखती है, और उस बची हुई संवेदना के सहारे आप एक अच्छा इंसान भी बनने की कोशिश करते हैं। आगे चल के आप किन किन पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे? सफ़र जैसा मैंने बताया झारखंड से शुरू हुआ। उस दरमियान बड़े अखबारों से जिनसे जुड़ाव रहा वो प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस, और लेकिन बहुत कम समय में ही, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जो इस क्षेत्र के अच्छे लोग थे जिनको मैं पसंद करता था और जो मुझे पसंद करते थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपको अगर इस क्षेत्र में कुछ करना है मन की, तो आप दिल्ली या बड़े शहरों में चले जाओ, यहाँ कुछ है नहीं छोटे से। तो वहाँ से निकल इस बीच में और भी कई पत्र पत्रिकाओं से, जैसे भाषा भी मेरे इस सफ़र में बहुत कभी रुकावट सी नहीं लगी। मैं अजीत समाचार पंजाबी अखबार है, उससे भी कुछ दिनों के लिए जुड़ा। बिहार में और झारखंड में सबसे बड़ा उर्दू का अखबार हुआ करता था कौमी तंजीम, मैं कौमी तंजीम से भी जुड़ा, और बोकारो से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी मैंने की। तो कुछ कौमी तंजीम, प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस, इस तरह से होते, इस्पात मेल, और उस वक्त उदित वाणी या कोई एक अखबार आता था, कुछ समय के लिए उनसे भी जुड़ा रहा। इस्पात मेल उड़ीसा से दैनिक अखबार था, उससे जुड़ा रहा, ये झारखंड के समय। और फिर जब वहाँ से निकला तो दिल्ली आने के बाद फिर यहाँ भी कई तरह के अखबारों से लिखना पढ़ना, कहीं बिल्कुल एक नियमित तौर पर स्टाफ की तरह काम करना हुआ, कई जगह से रेगुलर स्तंभ के तौर पर या कुछ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से लंबा जुड़ाव रहा। जिसमें बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा उन कुछ पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय सहारा अखबार, राजस्थान पत्रिका, इनमें रहा। बाद के दौर में भास्कर के साथ भी मैंने लिखा पढ़ा, पत्रिकाओं के साथ जुड़ाव रहा, और हिंदुस्तान की कई बड़ी पत्रिकाओं के साथ रहा है। जैसे मित्र प्रकाशन की किताबें आती थी, इलाहाबाद मित्र प्रकाशन एक दौर में बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ करता था, जिसमें माया, मनोरमा, मनोहर कहानियाँ, प्रोब इंडिया, इस तरह की पत्रिकाएँ उनके पास थीं। और उसमें बहुत इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्तंभकार उसके लिए विशेष तौर पर लिखते थे। तो माया के लिए भी काम करने का मौका मिला मुझे मित्र प्रकाशन समूह के साथ। और भी कई पत्र पत्रिकाएं, अब याद भी नहीं आता है, बहुत उस दौर में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़ाव रहा, दैनिक अखबारों के साथ रहा, जो अब तक अमर उजाला का मैं समाचार संपादक रहा। तो ये सिलसिला आगे चलता रहा। इस बीच में कई बार कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। कहने का मतलब एक पत्रकार होने के नाते जो आपकी रुचि होती है लिखने, पढ़ने, दुनिया, समाज को कुछ देने की, वो किसी पत्र पत्रिका की तो मोहताज नहीं होती है। लेकिन अब आपने सफ़र की बात की, तो इस सफ़र में ऐसे कई मंच आए हैं जहाँ जो रचनात्मक सहयोग हो सकता है, या जो पत्रकारिता
मुझसे मांगती है वो मैंने देने की कोशिश की है, और वो निरंतर जारी है। जब तक सांस होगी कोशिश करूँगा कि कुछ लिखता पढ़ता ही रहूँ, समाज और पाठक को कुछ देने की कोशिश करूँ। अभी तक कोई आपकी पुस्तक वगैरह कुछ आई हो सामने? जी हाँ, मैंने आपको बताया कि इस क्रम में जब मुझे लगा कि पत्रकारिता सिर्फ सूचना देने का एक माध्यम नहीं, एक बेहतर पत्रकार के लिए भाषा भी अहम भूमिका अदा करती है, तो कम से कम भाषा ऐसी तो हो जो जिसमें संप्रेषण आप कोई चीज़ करें तो वो जगह पे पहुँचे भी, पाठकों तक पहुँचे भी। तो पहले तो इस लिहाज से थोड़ी बहुत भाषा को ठीक ठाक करने की कोशिश की गई, और जब लगा कि भाषा कुछ ठीक लय में रौ में आ गई है तो लगा कि कुछ साहित्य की भी साधना कर ली जाए। तो कुछ किताबें लिखी है मैंने। मेरी पहली किताब थी जैसे धूप में घना साया। एक साहित्यकार हैं, उन्हीं के जीवन पर आधारित किताब थी, डॉक्टर सुधीर सक्सेना, जो इतिहासकार भी हैं, पत्रकार भी रहे, साहित्यकार बहुत बेहतरीन दर्जे के रहे। उनकी भाषा मुझे आज तक, कई पत्रकार और साहित्यकारों में उनकी भाषा मुझे आज तक बहुत भाती है, और उसी से एक समझ भी बनी कि भाषा को लेकर जो लड़ाई होती है या भाषा को लेकर जो पृथकतावादी सोच लोगों में होती है वो बहुत वाहियात किस्म की चीज़ है। भाषा तो इतनी प्यारी चीज़ है कि इसमें जितनी भाषाओं का एक भाषा में आप मिलाएंगे, आपकी भाषा उतनी ही रोचक और उतनी ही आकर्षक, उतनी ही लावण्य से भरपूर होगी। मुझे उनकी भाषा, अब चूँकि उनका जिक्र आ गया तो मैं भाषा पे थोड़ी सी बात कहने को लग गया। भाषा वाकई एक अलग ही मज़ा देती है। उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, फारसी और भी रशियन शब्दों का इस्तेमाल, अंग्रेजी, इतना अच्छा कॉकटेल बनता है उससे। उन भाषा, हाँ, भाषा को जब आप कई भाषाओं का इस्तेमाल करके आप अपनी रचना में उसे पिरोते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि भाषा जो है, जो शब्द आप उधार ले रहे हैं या जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह लें कि वो शब्द आसान होने चाहिए, सुने होने चाहिए, तो थोड़ा सामने पढ़ने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगता है। देखिए, संस्कृत भी एक भाषा है, हमने उसका इस्तेमाल छोड़ा तो धीरे धीरे वो भाषा में आपको फिर बहुत रुचि नहीं आने लगी। अब जब आप दोबारा से उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस शब्दों को जब इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को अटपटा सा लगता है। तो यही वो चीज़ है, आप दरकिनार मत कीजिए किसी भाषा को। आप अपने शब्दों को, दूसरे के शब्द, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा लगे सुनने में, आपके वाक्य में ज़्यादा सुपाच्य लगे, उसे इस्तेमाल करना तो आप बिल्कुल कीजिए। भाषा उससे उन्नति होती है और बेहतर होती है, मेरा ऐसा मानना है। एक पत्रकार के लिए भी भाषा अच्छी। तो पुस्तक का आपने नाम बताया एक जी, जैसे धूप में घना साया। मुझे राजनीति, पत्रकारिता में राजनीति मेरा बीट रहा है मुख्य तौर पर। ज़्यादातर मैंने राजनीतिक पत्रकारिता की है। अब तो खैर बहुत विद्रूप चेहरा है राजनीति का, लेकिन जिस दौर में हम लोगों ने फील्ड रिपोर्टिंग की और पत्रकारिता की, उस दौर में राजनीति में चरित्र तो था। इक्के दुक्के इस तरह की मिसालें भी हुआ करती थीं, लेकिन फिर भी राजनीति का चरित्र हुआ करता था, और वो बेहतर चरित्र था, वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। तो मैंने कहा कि राजनीति विद्रूप जरूर हो गई है, लेकिन राजनीति का एक बेहतर चेहरा भी कभी रहा है। तो उसमें मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का चरित्र बड़ा पसंद आता था। उनके बोलने की शैली, मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है, तो मैंने उन पर भी एक किताब लिखा है, काल के कपाल पर, एक अटल हस्ताक्षर। और भी कुछ प्रेम कहानियों की भी किताबें लिखी है मैंने कोरोना काल में।
तो बेसिकली अभी तक जो है किसी के व्यक्तित्व पे आधारित किताबें ज़्यादा मैंने लिखी हैं। मैंने जो आप ये नागा संस्कृति होती है, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं, इन पे भी एक किताब लिखा है मैंने। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका, इस पे भी मैंने एक किताब लिखी है। तो इस तरह थोड़े बहुत, पत्रकारिता के बाद इतना समय भी नहीं बच पाता है कि बहुत ज़्यादा पुस्तक लेखन में अपना समय दे पाऊँ, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत समय निकाल पाया हूँ, मैंने कुछ न कुछ लिखने की कोशिश की है। अभी भी मैं एक पुस्तक पे काम कर रहा हूँ, जो विशाखापट्टनम में एक SEZ किस्म का जो मेडिकल हब बना है, उसके पीछे किसी एक व्यक्ति की सोच है, और वो समझिए वो ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचने वाली कहानी है। तो मैं अभी नाम नहीं खोलूँगा, लेकिन मैं उस व्यक्तित्व पे एक किताब लिख रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। रईस जी, इस सफ़र में आप किन बड़े साहित्यकारों के संपर्क में आए या उनसे प्रभावित हुए, और किन बड़े पत्रकार के संपर्क में आए? देखिए, दिल्ली में आने के बाद जब मैं किसी छोटे संस्थान में अपनी जीविका चलाने के लिए पत्रकारिता की नौकरी कर रहा था, उस दौर में कहीं अखबार में मैंने विष्णु प्रभाकर जी का एक विज्ञापन देखा, जिसमें उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके कहे को लिख सके और जिसे अच्छी हिंदी आती हो। और विष्णु प्रभाकर जी को तो हम बचपन से पढ़ते रहे हैं, तो उस विज्ञापन को देख के मैं विष्णु प्रभाकर जी से दिल्ली में मिलने चले गया था। तो मेरी पहली मुलाकात किसी अगर दिल्ली में आने के बाद बड़े साहित्यकार से हुई थी तो वो विष्णु प्रभाकर जी थे। उसके बाद कमलेश्वर जी से भी मेरी मुलाकात हुई। बहुत बड़े साहित्यकारों के साथ काम करने का भी मौका मिला है, जिसमें विष्णु नागर जी हैं, और जैसा मैं बताया था डॉक्टर सुधीर सक्सेना बड़े साहित्यकारों में गिनती होती है। अशोक वाजपेयी जी, लीलाधर मंडलोई जी, मैं क्या नाम लूँ, मतलब हिंदी साहित्य जगत के लगभग जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, सबका प्यार मुझे मिला है। कईयों के साथ काम करने का मौका मिला है और कईयों का प्यार मुझे मिला है। इसके अलावे जब साहित्य की सभाओं में आना जाना हुआ तो मुझे हिंदी भाषा से इतर दूसरी भाषाओं के साहित्यकारों से भी मेरा परिचय हुआ है। यहाँ तक कि तस्लीमा नसरीन के साथ भी बहुत उठना बैठना रहा। उनकी सारी किताबें जो हिंदुस्तान में, लगभग सारी किताबें जो अनुवादित हुई हैं हिंदी में, अमृता बेरा जी ने की हैं। अमृता बेरा जी अच्छी साहित्यकार है बांग्ला की, और हिंदी पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनके साथ भी खूब परिचय रहा है। तो मैं क्या बताऊं, साहित्यकारों के साथ तो समझिए कि अपनी संगति ही है, और मैं उन सबको बहुत बड़ा विद्वान मानता हूं। उनसे कुछ सीखने को मिलता है, उनकी जीवन शैली से ये समझने को मिलता है कि इंसान को हमेशा एक मर्यादित आचरण के साथ अपनी जीवन शैली को भी ऐसा रखना चाहिए कि मनुष्य होने की जो पहचान होती है वो उसमें जिंदा रहे। और पत्रकारों की जहाँ तक आपने बात की, तो जिन जिन संस्थानों में मैंने काम किया है, तो उन संस्थानों में जितने बड़े पत्रकार रहे सबसे संबंध रहा है। लेकिन फिर भी मैं दो चार ऐसे संपादकों के नाम बता देता हूँ जो मेरे जीवन में जिनका थोड़ा गहरा असर रहा है। सबसे पहले तो हरिवंश जी ही हैं, जो आज राज्यसभा के उपसभापति हैं। और हरिवंश जी के अलावे विष्णु नागर जी बहुत बड़े साहित्यकार, व्यंगकार और बड़े पत्रकार रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे संस्थानों में संपादक रहे हैं। जर्मनी, वॉइस ऑफ जर्मनी विदेश में वो संपादक रहे हैं। उनके साथ भी काम करने का भी मौका मिला है और उनका स्नेह भी प्राप्त हुआ है। मधुसूदन आनंद जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मुझे बहुत पसंद करते रहे। एक ज़माने में आउटलुक पत्रिका बहुत अच्छा चला करती थी और आलोक मेहता जी उनके संपादक हुआ करते थे। आलोक मेहता जी कई बार मेरे सामने भी और मेरे पीठ पीछे भी मेरे बारे में कहते रहे कि रईस बहुत लिखाड़ आदमी है। तो मैं क्या कहूँ, लगभग हमारे दौर के उस वक्त के जितने बड़े पत्रकार संपादक रहे, सबसे किसी न किसी तौर पर वाबस्ता रहा है मेरा। इसके अलावा
कला के किन क्षेत्रों में आपकी गहरी रुचि रही? हाँ, ये आपने बड़ा कई बार कहते हैं ना कि जीवन में आदमी को अपने रुचि के हिसाब से आगे बढ़ता है या फिर किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। पत्रकारिता से भी ज़्यादा प्यार मुझे फिल्मों को लेकर रहा है बचपन से। श्वेत श्याम चलचित्र जो है वो मेरे दिमाग से अभी तक इस रंगीन दुनिया में के आने के बाद भी उतरता नहीं है। वो बचपन से मेरे फादर जो मेरे पिता थे वो फिल्मों के बड़े वो जानकार भी थे और शौकीन भी थे। तो वो जब दौर आया तो वो वीसीआर पे वो कैसेट ला ला के हमें अच्छी फिल्में दिखाया करते थे। बाद में दूरदर्शन वगैरह पे जो फिल्में आती थी वो देखा ही करते थे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा अतिरिक्त भी फिल्में दिखाई जाती थी। मेरे फादर हमें दिखाते थे मदर इंडिया किस्म की फिल्में, यहूदी, वो बहुत चालू फिल्में नहीं होती थी, वो थोड़ी अलग तरह की फिल्में होती थी। शायद उस तरह की फिल्मों को देखकर एक अलग मिजाज बन गया कि आगे भी आज भी मैं बहुत कमर्शियल हिट फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन फिल्मों के प्रति आकर्षण तो आज भी ऐसा है कि मैं आज भी कोई अगर समानांतर अलग तरह की फिल्में आती है तो मैं कहीं ना कहीं समय निकाल कर उसे देखता हूँ। और फिल्में देखते देखते ही मेरा कभी शौक भी हुआ कि जब मैं कोई हल्की फिल्म देखता था मुझे लगता था इसकी कहानी अच्छी है लेकिन मज़ा नहीं आया, इसके सिचुएशंस, इनके सीन्स में वो चीज़ नहीं है जो दिल तक जाए या गहराई में उतर सके। तो मुझे कई बार लगता था निर्देशक कमज़ोर है, मेरे किस्म का निर्देशक होना चाहिए। हालांकि मैं ज़ीरो हूँ इस मामले में, निर्देशन की मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि काश मैं फिल्म निर्देशक भी होता। और एक ज़माने में जब तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे, ऐसे लोगों के गाने सुनता था, पसंद आता, हेमंत कुमार, तो मुझे कई बार लगता था कि गाने भी मुझे मतलब लगता था मैं गायक होता तो अच्छा होता। कहने का मतलब फिल्म मेरे दिलो दिमाग पे बिल्कुल, पत्रकारिता से इतर की अगर बात करें तो फिल्म एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा सवार रहा है, हमेशा छाया रहा है, और मुझे लगता है कि वो शायद जीवन भर चलता रहेगा। और फिल्म ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड, मैं अब आप ये समझ जाइए कि हर रात मैं 1-8 घंटे की एक अंग्रेज़ी मूवी भी हर रोज़ लगभग देखता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही अलहदा होती है। अभी आज रात, बीती रात मैंने लेट हिम गो फिल्म देखी है। अब दर्शकों को भी कह देता हूँ कि अगर आप भी कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो लेट हिम गो एक फ़िल्म देख लीजिए। इससे एक तो आप अच्छी फिल्म देखने का शौक़ भी बनेगा आपने, और शायद आपको मेरा टेस्ट भी समझ में आएगा कि मैं किस तरह की फिल्में पसंद करता हूं। तो बेसिकली आपका सवाल का जवाब यही है कि पत्रकारिता से अलग अगर कोई क्षेत्र है जो मुझे बचपन से प्रभावित करता रहा है और उसके प्रति मेरे मन में एक व्याग्रता सी रही है तो वो फिल्म। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जी, पत्रकार होते हैं, लिखने वाले होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इस तरह के लोग जो क्रिएटिव अंदर से होते हैं वो संवेदनशील तो होते ही हैं, जैसा हम लोगों ने चर्चा की है पहले। तो उनके जीवन में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में किसी न किसी गाना का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा गाना है जो आपको इंस्पायर करता है? चूँकि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए फिल्म बहुत प्राथमिक स्तर तक मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए किसी एक गाने पर आप उसे केंद्रित करें तो शायद न्याय नहीं होगा। अगर मुझे फिल्मों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती और सिर्फ कला के दूसरे माध्यमों का आदमी मैं होता तो शायद मैं एक आध गाने आपको बता सकता था, लेकिन चूँकि फिल्मों को लेकर और फिल्मों के बारे में गहराई तक जानने, समझने, देखने, बूझने की बात रही है शुरू से, तो कई गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, और वो हर किस्म के हैं। रोमांटिक भी हैं, भजन भी है, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरे, ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चंचल बंधु का किसी फिल्म में एक भजन था,
वो सूरज की तपती गर्मी मिल जाए धरती को छाया, कुछ इस तरह के बोल हैं। ऐसा ही सुख मेरे जीवन में आया मेरे राम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी एक फिल्म में मैंने एक भजन आता है, हनुमान वंदना वाला, कोई महावीर, हे महावीर करो कल्याण। जी जी तो जी। ये भी मुझे भजन बहुत पसंद है। अब आप रोमांटिक गानों में आ जाएं तो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। क्या पता मुझे इस गाने में मतलब अगर आप रोमांटिक गाना कहें तो मुझे लगता है कि इस गाने को मालूम नहीं किस तरह गाया गया है, इतना इसमें इतनी गहराई है। और भी बहुत सारे गाने हैं, आपको क्या बताऊं, बहुत हैं। एक लंबी, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, बेसिकली 100 बार जन्म लेंगे, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि फ़िल्मों में अगर आप पूछेंगे कि किसी एक तरह की फ़िल्म जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, वो माइथोलॉजिकल फिल्में मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। और ऐतिहासिक फिल्में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। मुझे आम जन से जुड़ी हुई जो फिल्में हैं, भले ही वो हल्के अंदाज में बनाया हो, जैसे आप बासु चटर्जी की फिल्में देख लीजिए, वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बनाते हैं, लेकिन एक मनोविज्ञान को प्रदर्शित करने वाली फिल्में होती है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। सत्यजीत राय की फिल्में, बासु चटर्जी की फिल्में। रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो आप एक दूजे के लिए को हल्के में नहीं ले सकते, वो बहुत गहराई है उस फिल्म में भी, उसके गाने भी बहुत ही अलहदा किस्म के हैं। और बहुत बाद के समय की जो ताज़ा फिल्मों में तो कई फिल्में आई जो बहुत बेहतरीन रही हैं, तो गाने उनके भी अच्छे लगते हैं। गज़लों का भी शौक़ है मुझे, फिल्मों से इतर गज़ल भी सुनता रहा हूँ, चाहे वो गुलाम अली हो, चाहे जगजीत सिंह हो। वैसे मेरे पसंदीदा गज़ल गायक जो है जगजीत सिंह रहे हैं, लेकिन बहुत टेक्निकली लोग जो म्यूज़िक के क्षेत्र के हैं वो जगजीत सिंह को कम मानते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़े गुलाम अली खान, छोटे गुलाम अली खान से बड़े मेरे पसंदीदा गज़ल गायक जगजीत सिंह रहे। एक रचनात्मक और संवेदनशील व्यक्ति के भीतर प्रेम भी बहुत होता है। जब प्रेम होगा तो वो प्रेम करता भी है। आपने किसी से प्रेम किया? मैंने कहा ही कि पत्रकारिता मेरा पहला प्रेम है, और आपके सवाल में ही बहुत जवाब छिपा हुआ है कि एक संवेदनशील व्यक्ति प्रेमी होता है, मूलतः वो प्रेमी होता है हृदय से। तो एक प्रेमी व्यक्ति के प्रेम की तो का विस्तृत दायरा है, उसे आप दायरे में कैद करके और प्रेम किसी से किया, ये सवाल बड़ा छोटा हो जाता है। प्रेम तो प्रेम है, दुनिया जहान से प्रेम आप करते हैं, और जब आप प्रेमी हैं तो आपका दायरा भी उसी हिसाब से बड़ा होता है। प्रेम में तो सब कुछ को समाहित करने की क्षमता, शक्ति होती है। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो समझिए कि आप खुद ही नहीं जान रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक आपके हृदय की धड़कन कहाँ तक पहुँच रही है। आपके जीवन में कोई ऐसा दार्शनिक विचारक या कोई ऐसा वो रहा जो आपको प्रभावित जिसने किया है, जिसके विचारों ने? देखिए, दर्शन सामान्यतः भारतीय परिवेश में माना जाता है कि व्यक्ति जब अपने जीवन धारा में बहुत आगे बढ़ चुका होता है, बह चुका होता है, तब दर्शन की तरफ मुखातिब होता है। ये एक दर्शन को अगर हम एक खाका मान लें तो ये वाली बात होती है। वैसे मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि व्यक्ति का पूरा जीवन ही दर्शन, तो पैदा ही होता है तो दर्शन ही और दार्शनिक ही सब कुछ होता है। अब उसमें जैसे किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता होती है, तो जब आप बहुत ज़्यादा दार्शनिक चीज़ों के भीतर जाते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो एक जैसे महसूस होता है कि हम
हम ये पसंद कर रहे हैं, या हम में दर्शन आ गया, दार्शनिक झुकाव हो रहा है। तो मैंने कहा कि बचपन ही से जीवन तो दर्शन है। फिर भी अगर उस दूसरे परिपाटी की बात करें तो एक उम्र के एक पड़ाव पर जब मैंने ओशो को बहुत ज़्यादा सुना पढ़ा, तो मुझे लगा कि वो विवादित व्यक्तित्व तो जरूर हैं, लेकिन उनकी बातें बड़ी गूढ़ हैं। हम अपने जो जीवन, जो हमारा दर्शन की तरह चल रहा है, हम उसमें से चीज़ों को बहुत बारीकी से छांट नहीं पाते हैं, हम बहते जाते हैं। और कुछ व्यक्ति जो होता है उस बहाव में अपने दोनों हाथ खुले रखता है, और उस बहाव में उसे कई कंकड़ पत्थर, कुछ हीरे मोती सीप जो मिलते हैं वो जमा करता जाता है। तो जो जमा करता जाता है वो ओशो की तरह का व्यक्ति ही होता है। तभी उसे कुछ बताने के लिए, दिखाने के लिए लोगों के लिए होता है। तो मैं ओशो से बहुत प्रभावित रहा। और उसके बाद के दिनों में जब मैंने दर्शन को लेकर थोड़ा और जानने की कोशिश की, दार्शनिकता के प्रति थोड़ा और कह लीजिए गहरी रुचि उभरी, तो मैंने देश विदेश के कई दार्शनिकों को पढ़ा लिखा, और कईयों ने प्रभावित किया। एक दो का नाम लेकर किसी को ये नहीं मैं कर सकता, लेकिन कईयों ने प्रभावित किया। और मुझे ऐसा लगा कि एक साहित्यकार भी कहीं ना कहीं दार्शनिक है। वो भी अपने साहित्य के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताता है, जीवन की उपयोगी चीज़ें बताता है, गूढ़ चीज़ें बताता है। आप गुलजार की शायरी ही देख लीजिए, क्या आपको नहीं लगता है कि वो किसी दर्शन से कम है? तो जब आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, ये सृष्टि के हर चीज़ को आप उसकी गहराई में उतरते हैं, उसको एक अलग चश्मे से देखते हैं, ठहर के देखते हैं, तो आपको हर जगह दर्शन मिलता है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मेरे, अगर किसी दार्शनिक से प्रभावित होने की बात है, तो एक पड़ाव ने मुझे उस ओर अगर खींचने की कोशिश की थी तो वो ओशो थे। और उसके बाद तो मैं पहाड़ों के नीचे जो दरिया बहता है कलकल, उसके पानी में भी मुझे दर्शन और दार्शनिक नज़र आता है। मैं उससे भी कुछ सीखता हूँ, उससे भी कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। बर्फ़बारी होती रहती है, मैं उसमें भी कोई कुछ देखता हूँ, उससे समझने की कोशिश करता हूँ। कई बार कोई खिड़की धूप में, गहरी धूप में, कोई जब रास्ता बिल्कुल सन्नाटा हो, कोई ना हो, और किसी मकान की कोई खिड़की आधी खुली होती है, मुझे उसमें भी दर्शन नज़र आता है। मैं ठहर के उसे देखता हूँ, सोचता हूँ। कई बार मैं अपने कमरे में अकेले बैठता हूँ और मुझे बंद पंखे की पंखुड़ियाँ जब दिखती हैं तो मुझे लगता है कि वो दोनों हाथ फैला के मुझे कह रही आओ मेरे से लिपट जाओ। कहने का मतलब यही है कि जीवन को आप जब अपने एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो आपको कई जगह दर्शन नज़र आएगा, और उस दर्शन में आपको जीवन को समझने की कई चीज़ें भी दिखेंगी, और आप उसको बहुत ढंग से महसूस भी कर पाएंगे, जो आपके जीवन सफ़र को बहुत हद तक आसान भी बनाती है। भारत में लोकतंत्र है जी। और संयोग है कि हम लोगों का जन्म लोकतांत्रिक भारत में ही हुआ है। आज़ादी बहुत पहले मिल गई थी। तो आज़ाद भारत, स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो पूर्व रहा है और अभी है या आगे भविष्य में जो हो सकता है, उसे अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? आपसे हो रही बातचीत के सफ़र में ही मैंने राजनीति का जिक्र किया था अपनी पुस्तक लेखन की बात कहने के दौरान। देखिए, लोकतंत्र आज के दौर में जैसा लोकतंत्र है वो एक प्रक्रियागत साधन के तौर पर रह गया है। अवधारणा तो ख़त्म लोकतंत्र की, मेरा ये मानना है। 90 के बाद कुछ ज़्यादा ही क्षरण शुरू हुआ और वो अब तो बिल्कुल निचले स्तर तक आ चुका है। ऐसे लोकतंत्र का मैं नहीं समझता हूँ जहाँ आप लंबी लंबी इमारतें खड़ी कर रहे हैं
आप मॉल्स बना रहे हैं, सड़कें चमचमा रहे हैं, और देश के अधिसंख्य लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी इतना कड़ा संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हर आदमी बहुत मज़े से जीने वाली स्थिति में हो। यहाँ तक कि जिसे आप उच्च मध्यम श्रेणी का व्यक्ति भी कहते हैं, वो भी अपनी छोटी बड़ी कुछ ज़रूरतों के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक उसकी ऐसी स्थिति नहीं आई कि अपनी छोटी बड़ी जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको भी वो आसानी से पूरा कर पाए। तो ये लोकतंत्र जो इस रूप में हमारे सामने खड़ा है, उसी की वजह से मनुष्य भी आज, या देश के लोग भी आज ऐसी स्थिति में खड़े हैं। मैंने अभी ही कल पढ़ा है कि यूपी में सिपाही की भर्ती हो रही थी, और उसमें 92 लाख या 27-28 जो भी हो, अगर 27 भी है तो कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अब बताइए कि सिपाही की भर्ती के लिए इतने लोग, और उसमें ये कहा गया कि इसमें पीएचडी और एमए और इस तरह की शिक्षा लिए हुए लोगों की संख्या 60% से ज़्यादा है। तो अब क्या कहिएगा फिर? तो निराशा होती है। देश का हर व्यक्ति अगर मूलभूत ज़रूरतें उसकी आराम से पूरी हो जाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, ठीक है, लग्जीरियस लाइफ के लिए अगर उसे संघर्ष करना पड़ा है तो वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन अगर हमने आज़ादी के अब तक के सफ़र में अपनी स्थिति ऐसी भी नहीं कर पाए हैं कि हमारे देश का हर इंसान जो है अपनी मूलभूत या बेसिक जो है नीड्स को पूरा कर सके, और उसके लिए उसे इतना हाड़ तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत हो, तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र को अभी बहुत कुछ करना है। जी, राजनीतिज्ञों में आपको कौन प्रभावित करते हैं? मैंने बताया कि पहले के कई राजनीतिज्ञ जो थे मुझे अच्छे लगते थे, और वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी का। मुझे अगर अटल बिहारी वाजपेयी, जिन पर मैंने किताब भी लिखी है, अगर उनका चरित्र, उनकी जीवन शैली, उनका व्यवहार एक मनुष्य के तौर पर और एक राजनीतिक के तौर पर अगर वो मेरी पसंद रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोगों में मैंने चरित्र देखा है। पहले सुना करता था बहुत पुराने लोगों के बारे में, लेकिन अपनी आंखों से भी मैंने चंद्रशेखर जी को भी देखा है। उनका सानिध्य भी मिला है मुझे। उन्होंने मुझे कभी मेरे किसी आर्टिकल के लिए 100 रुपये भी दिए थे बतौर इनाम। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुना करता था कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता था कि चंद्रशेखर माफिया हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनकी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि बहुत संवेदनशील राजनेता है। वो आदमी दूसरों के लिए सोचता है, गरीबों की गरीबी देख के वो व्यथित होता है। इस मामले में आप और भी कई, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कई मामलों को लेकर उनकी आलोचनाएं होती है, लेकिन एक मनुष्य, देखिए मेरा ये मानना है कि राजनेता में मनुष्यता होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, सिर्फ आपको राजनीति करनी आती है, सत्ता हासिल करना आता हो और हर तरह की रणनीति बनाकर आप पावरफुल बने रहें, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक राजनेता बेहतर राजनेता होता है। मुझे लगता है कि एक राजनेता की बेसिक शर्त मनुष्यता का उसमें होना जरूरी है, और उस मामले में और मनुष्यता होगी तो हो सकता है वो कोई ऐसे फैसले लो किसी एक वर्ग को न भी पसंद आए, लेकिन उसकी मंशा क्या रही है उस फैसले लेने की, वो उसकी मनुष्यता के साथ जब जुड़ता है, आप उसके चरित्र को जब बांधते हैं उसके साथ, तो आपको समझ में आता है कि इस आदमी की ऊंचाई बहुत है। तो चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, वेंकैया नायडू भी मुझे अच्छे लगते थे। मुझे कई मामलों में सोनिया गांधी भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जिस दौर में मुझे लगता था कि जब सत्ता हथियाने की बात है, उस दौर में वो एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि उसके पीछे कई तरह की बातें हैं कि वो बन नहीं सकती थी, छोड़ दिया, ये कर दिया, रिमोट से चला लेती, वो एक अलग मसला है। लेकिन पर्सनली जो सामने से कभी देखा, महसूस किया, तो मुझे एक बात कहूँ तो मुझे लगता है कि पुराने दौर में खराब राजनेता
ढूंढना मुश्किल होता था। लगभग सब में इतनी नैतिकता होती थी, मर्यादा होती थी। अब अच्छा ढूंढने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। बस इतना ही कहूँगा, ये दौर ऐसा है। जी जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और आगे बढ़ने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, भारत की शुरू से एक पॉलिसी रही है कि न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। और मेरा मानना है कि सरकार किसी की भी रही हो, सरकार का नेतृत्व किसी भी विचारधारा का व्यक्ति करता रहा हो, उसने इस मूल मंत्र को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सब आप चलते जाएं। मुझे लगता है कि जब हम किसी के पक्ष में ज़्यादा झुकाव स्पष्ट तौर पर, सार्वजनिक तौर पर करते हैं, तो निश्चित तौर पर जिसके प्रति हम ज़्यादा झुकाव दिखाते हैं, उसके विरोधी जो हमारे मित्र हैं, उनके मन में हमारे प्रति संदेह पैदा होता है। तो इसलिए बेहतर तो तरीका विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान को बनाए रखना, और ऐसी पहचान जहां आपको सब लोग सब स्वीकार करें। आपको ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली स्थिति पे चलना होगा। नंबर 1, न अत्यधिक झुकाव, न किसी से बहुत ज़्यादा संघर्ष। दूसरा, मेरा मानना है कि हमें किसी भी पल कोई ऐसा संकेत नहीं देना चाहिए जिससे किसी भी देश के मन में, चाहे वो विकसित देश हो, उसके मन में ये तनिक सी भी बात न आए कि मैं इस देश को डिक्टेट कर सकता हूँ। हमने जरा सा मौका दिया, ये दुनिया उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय करती है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए, हमें अपने देश के हितों को और अपने देश की पहचान को अपनी तटस्थता के साथ विश्व परिदृश्य में रखे रहना चाहिए, उसे बरकरार रखना चाहिए, और इसी राह पे, और मेरा मानना है कि अब तक ऐसी ही पॉलिसी चलती रही है। इन हाल के दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम उनसे डाइवर्ट हुए हैं, इसलिए उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलने के बजाय हमें एक तरह से चुनौतियां ही ज़्यादा मिलने लगी। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साख बनाने के लिए, और विदेश नीति तय करने के समय इन सब चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना है। जीवन यात्रा में संघर्ष भी बहुत आते हैं, और उन क्षणों में हमें अपने और परायों का पता चलता है कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराये हैं। संघर्ष के दिनों में ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला हूँ? बहुत छोटी उम्र में मैं एक अनजाने शहर में आ गया था और कोई था नहीं, तो ये एहसास तो शुरू दिन से ही रहा कि इस संघर्ष के सफ़र में मैं अकेला हूँ। लेकिन जैसा है सफ़र में आप चलते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं, आपका दायरा बढ़ता जाता है, आप इस भ्रम में होते हैं कि मेरे साथ बहुत लोग हैं। लेकिन इसी सफ़र के दौरान ऐसा भी एक पड़ाव आता है कि आपको पता चलता है ये भीड़ है, कोई है नहीं। तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो समझ भी आ गई कि अंततः ये जीवन, इस दुनिया में आप अकेले आए हैं, इस दुनिया से आप अकेले जाएंगे। जीवन का मर्म यही है कि इस सफ़र में मनुष्यता के नाते हमसे कोई ऐसी चीज़ न हो जिसका हमें कभी अपने अंतिम दिनों में पछतावा हो, और अगर कोई मेरे साथ कुछ कर दे तो ये सोचकर आगे बढ़ते जाना है कि उस पर मेरा नियंत्रण नहीं। तो मित्रों, अभी आप मिल रहे थे हमारे छोटे भाई और मित्र रईस अहमद जी से, जिन्होंने पत्रकारिता में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और भाषा पे बहुत अच्छा काम किया है।
मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रईस जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।